अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की अच्छी बात है एहसास। जी हाँ, और जब हम एहसास की बात करते हैं तो ये दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन और ताकतवर रिश्ता है जिसे हम एहसास कहते हैं, क्योंकि एहसास ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसानियत के रिश्ते से जोड़ता है, अजनबी अफराद को अपना बनाता है। बिल्कुल, और एहसास जब किसी रिश्ते में शामिल हो जाए तब ऐसे रिश्ते मौत की आगोश में जाकर भी जिंदा रहते हैं और दुआओं में शामिल रहते हैं। एहसास का ये एक लफ्ज़ अपने अंदर पूरी दुनिया को समोए हुए है। अपने मुल्क से मोहब्बत करना भी एहसास है। अपने गली मोहल्ले से को साफ रखना, मुल्क को साफ रखना, ये भी एक एहसास है। और इस वजह से ऊंची आवाज़ में बात ना करना भी एहसास है कि दूसरा शख्स मेरे बोलने की वजह से उठ ना जाए, उसकी नींद खराब ना हो, या हमारा हमसाया ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाने से डिस्टर्ब ना हो। गर्ज एहसास जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर ये कहा जाए जमील तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, अगर एहसास है तभी जिंदगी है, वरना जो आप जिंदगी जी रहे हैं वो एहसास के बगैर कुछ नहीं है। और एहसास की बात करें, मुझे एहसास हो रहा है कि गर्मियां आ गई हैं। कैसे? एसी ऑन करें भाई, एसी ऑन करें, गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। आपको पता है कि मुझे बहुत सर्दी लगती है और मुझे तो मैं जून जुलाई में भी शॉल लेती हूँ, तो आज मुझे लग रहा है कि शॉल उतार देनी चाहिए। मैं तुम्हारा एहसास करूंगा कि तुम्हें गर्मी में भी सर्दी लगती है, ये कहना चाह रही हो? हाँ, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब है मौसम तब्दील हो रहा है। तो क्यों ना जमील अपने देखने वालों को मौसम का अहवाल बता देते हैं। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। तुम्हें सर्दी लगती है, मुझे गर्मी लगती है, तो इसका मतलब ये गर्मी आने वाली है ना? नहीं। ओके, आप ना खो गए। ओके, तो चलिए मौसम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, मुल्क के मगरबी इलाकों में मौजूद है, ये सिलसिला बालाई इलाकों पर आज से असर अंदाज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, ताहम मालाकंड, हजारा, पेशावर, कोहाट, बन्नू, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ओके, सर्दी आ रही है। सर्दी नहीं आ रही, गर्मी आ रही है। बात हो रही है मौसम की, जो कि जमील आपको बड़ी अपडेट कर रहे थे। तो इस वक्त बड़े शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, हम उस पर बात कर लेते हैं। और बड़े शहरों में सबसे पहले जिक्र करेंगे लाहौर, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी है ना? सर्दी है नहीं है। अब कराची का मौसम बताएं। कराची, ओके, लाहौर में 14 है, लेकिन कराची में कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो अब एहसास करो ना, लाहौर में तो फिर 14 है, इतनी गर्मी नहीं आई। कराची वालों को सोचो कितनी गर्मी है। आपको कराची बहुत पसंद है और वहां ज्यादा गर्मी है, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा मौसम बिल्कुल नहीं पसंद वहां का मुझे, मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। इस्लामाबाद का मौसम मुझे वैसे बड़ा पसंद है, और आज जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद में वो कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कोई शहर रह तो नहीं गया अभी? कुछ पेशावर। पेशावर की बात करते हैं, कम से कम दर्जा हरारत 14 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब पेशावर और लाहौर का मौसम तकरीबन एक जैसा है। और पेशावर का आपने जिक्र कर दिया, तो कोयटा को हम कैसे भूल सकते हैं? कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 6 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वाह, यहाँ तो है ना? हाँ, यहाँ, और यहाँ आप चले जाए जहाँ कम था क्योंकि आपको गर्मी लगती है और मुझे सर्दी लगती है, तो मैं लाहौर में ही रह लेती हूँ, एसी चला लेती हूँ। बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं एहसास की, तो उसके अंदर कहीं छुपा होता है एक कोने में आपकी कुछ ना कुछ सलाहियत, क्योंकि जब आप फील करते हैं, आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत होती है, आप सेंसिटिव होते हैं, तो डेफिनेट आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया को हैरान कर देता है। कैसा फलसफा लगा? ये फलसफा मैं एलैबोरेट करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ दुआ क्या कहना चाह रही है। दुआ ये कहना चाह रही है गलत तो नहीं कहा? नहीं, सही कहा। अच्छा, ये बहुत अच्छे तरीके से फलसफा है सफाई का, बेसिकली कि आपने अपने गली मोहल्लों को साफ रखना है। अगर आप अपने घर को साफ रखते हैं तो गली मोहल्लों को क्यों साफ नहीं रख सकते? अपने पूरे शहर को साफ रखें और फिर अपने पूरे पाकिस्तान को साफ रखें। आज के शो में हम खास बात करेंगे
इसी पर और खास मेहमानों से भी मिलवाएंगे जिनका जिंदगी में मकसद ही एक है कि वो घर से निकलते हैं, साल से वो ये काम कर रहे हैं, बाइक पर होते हैं, कचरा उठाते हैं, उसको डंप करते हैं, ना सिर्फ कचरा उठाते हैं बल्कि दरख्त भी लगाते हैं और इस तरह वो सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान की बुनियाद भी रख रहे हैं और साफ सुथराई का भी ख्याल रख रहे हैं। जी हाँ, और इसी को एहसास कहते हैं। लेकिन अभी हम एक बड़ी ख़ास एक मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं और ये मुलाकात है एथियोपिया के एक बासलाहियत बच्चे से। जी हाँ, अफ्रीकी मुल्क एथियोपिया का ये 11 साला बच्चा है, जुनाह इसका नाम है। हैरत अंगेज तौर पर बहुत सी सलाहियतों से माला माल है। 5 साल की उम्र से गेंद या खिलौनों से खेलने की बजाय ये स्वेटर बुनता रहा। अहले खाना, रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला को ये जब पता चला कि उनको तोहफतन जब ये खूबसूरत तख्लीक पारे देने वाला बच्चा अब एक माहिर कारीगर बन चुका है और सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस भी चला रहा है। जुना इसका नाम है। इंस्टाग्राम पर 1,33,000 फॉलोअर्स हैं जनाब इसके और इनके हाल ही में बनाए गए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की तादाद 26,000 तक पहुंच गई है। और जुना सिर्फ जुना की तख्लीकी सलाहियतों का एतराफ़ करती है बल्कि उनके खरीदार भी, यानी वो बिजनेस भी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो जुना से स्वेटर कैसे बुना जाता है उसकी टिप्स भी लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें भी जाना पड़ेगा और जुना से मिलने। हाँ, क्योंकि ये बड़ी इंस्पायरिंग होते हैं ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। जो हमारे पास अगली खबर कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए सोशल मीडिया स्टोरी कहना चाहिए जो कि वायरल हो चुकी है, लोग बड़ा सराह रहे हैं इस काम को। तो नेक्स्ट खबर भी ऐसी है। मोन्टेग्रो के गांव डनोसा में शहतूत का एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसमें से बरसात के मौसम के बाद से आबशार उबल पड़ती है। शहतूत के दरख्त से आबशार बहने का अपनी नौयत का ये मुनफरिद अमल गुज़श्ता 20 या 25 साल से जारी है और ये दरख्त पता है कितना पुराना है? 100 साल पुराना है। और इस वक्त देख भी सकते हैं इतना खूबसूरत ये दरख्त लग रहा है। और वैसे ऐसे दरख्त, ऐसे मनाजिर वैसे मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। आपको ये भी बताएं कि इसके तने के बीचों बीच एक खला बन गया है। आप देख सकते हैं ये खला है जिससे ठंडे और शफाफ पानी की आबशार निकलती है। वाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। और जब इस तरह की कुदरती चीज़ें देखते हैं, नेचुरल चीज़ें देखते हैं तो दिल वाकई बड़ा खुश होता है। और खूबसूरत मंजर ऐसे ही खूबसूरत मंजर होते हैं जहां दिल करता है कि आप भी वहां पर मौजूद हो और बड़े करीब से देखें उन चीज़ों को। यस, अभी हम इस तरह करते हैं कि इससे पहले हमने मौसम की बात की थी। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत था 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड में खबरों का टेम्परेचर क्या है? सुहेल भट्टी आपके पास चलते हैं। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग स्क्वेयर साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अभी जब मैं आपका सुन रहा था लगता है कि मौसम गर्मा की आमद के साथ आप काफ़ी परेशान हैं, लेकिन आप दोनों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मौसम सरमा तो इस्लामाबाद से रुखसत हो चुका है, सर्दी नहीं है, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार हसीन है और वीकेंड पर भी बारिश है और अच्छा मौसम होगा। तो आप दोनों इस्लामाबाद आ सकते हैं मौसम एंजॉय करने के लिए। सर्दी भी नहीं होगी और गर्मी भी नहीं होगी। तो चलिए आपकी दावत पर हम आ जाते हैं, जरा टाइम बता दें कब आए आपके पास? इस वीकेंड पे आ जाएं? बिल्कुल इस वीकेंड पर आ जाए, मोस्ट वेलकम। इस्लामाबाद में वैसे बहुत से आपके फैंस मौजूद हैं, उनकी भी आपसे मुलाकात हो जाएगी। अरे वाह भट्टी साहब, ठीक है, आपकी ये दावत हमने कबूल की, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। लेकिन हम परेशान पता है क्यों है? क्योंकि गर्मी आने वाली है तो लाइट होगी कि नहीं, लोड शेडिंग तो नहीं होगी, ये सबसे बड़ी परेशानी है। बिल्कुल। और भट्टी साहब ये परेशानियां तो अपनी जगह, आज की बड़ी खबर क्या है आपके पास? जी, आज की हमारी बड़ी खबर ये है कि जो मौसम गर्मा के अंदर अभी हम लोड शेडिंग की बात कर रहे थे, उस लोड शेडिंग से बचने के लिए और मुल्क की तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गुज़श्ता कई सालों से प्लानिंग जारी थी। मुख्तलिफ इक़दाम भी किए गए जिसके अंदर पाकिस्तान में 2 LNG के टर्मिनल्स की तामीर भी मुमकिन बनाई गई। पहला टर्मिनल 2016 से ऑपरेशनल हुआ, जबकि दूसरा LNG का टर्मिनल जनवरी 2018 से ऑपरेशनल हो गया। ये दोनों टर्मिनल हुकूमती गारंटी पर तामीर किए गए। यानी कि हुकूमती गारंटी का मतलब ये है कि इन दोनों टर्मिनल से अगर आप मौजूदा LNG रिगैसिफाई नहीं करते, आप इनको कम इस्तेमाल भले करते हैं, लेकिन इन टर्मिनल को लगाने वाले दोनों कंपनियों यानी कि एंग्रो LNG कंपनी और उसके साथ पाकिस्तान गैस बोर्ड कंसोर्शियम को आपको पूरी अदायगियाँ करनी है। यानी कि वफाकी हुकूमत को जो उसकी कैपेसिटी पेमेंट कह लीजिए या इन टर्मिनल का जो किराया है, जो फीस है, वो आपने पूरी अदा करनी है। ये एग्रीमेंट है, चूँकि इसी एग्रीमेंट के तहत ये दोनों टर्मिनल लगे। अब वजारत तवानाई के मातहत कंपनी जो कि खुसूसी इन दोनों टर्मिनल के ऑपरेशन को देखती है, जिसका नाम पाकिस्तान LNG
टर्मिनल लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी ने एक खत लिखा है वजारत तवानाई को, वजारत खजाना को और उसके साथ साथ नॉर्दर्न और सदर्न को, जिसमें बताया गया है कि 2018 के दौरान जो हमारा दूसरा LNG का टर्मिनल था वो हमने पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं किया, उसके अंदर कैपेसिटी के मुताबिक जो गैस रिगैसिफाई करनी चाहिए थी हमने नहीं की। 2018 के दौरान दूसरा LNG टर्मिनल हमने 47% कम इस्तेमाल किया। खमियाजा क्या भुगतना पड़ा कौमी खजाने को, मुल्क की मौशियत को और अवाम को? वो खमियाजा है 20 अरब रुपए इजाफी अदायगी का। यानी कि आपने LNG टर्मिनल पूरा इस्तेमाल न करने के नतीजे में जो इस टर्मिनल के मालकान थे उन्हें $45 मिलियन इजाफी अदा करना पड़े। उन्होंने पैसे बनाए, मुनाफा कमाया। दूसरी जानिब जो कि गैस तो आपने रिगैसिफाई की नहीं थी, उसके नतीजे में आपको जो इसके RLNG के सार्फिन थे उनसे इजाफी वसूलियाँ करके उनको अदायगियाँ भी करना पड़ी और उसके साथ साथ आपकी मुल्क की मौशियत भी मुतासिर हुई। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिर्फ 1 साल के दौरान वो टर्मिनल जो माजी के अंदर नहीं थे तो गैस बहरान था, जब वो लग गए तो पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल ना करने के नतीजे में हमें 20 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन भट्टी साहब, अब एक जानिब तो ये मामला, लेकिन भट्टी साहब क्यों ऐसा हुआ कि कम इस्तेमाल हुआ, 47% कम इस्तेमाल हुआ LNG टर्मिनल? इसकी वजूहात क्या है? जिस तरह आप बता रहे हैं लग ऐसे रहा है जैसे एक मंसूबे के तहत किया गया। ये एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। अब मैं इसी जानिब आ रहा था कि ये बहुत अफसोसनाक और हैरान कुन मामला है कि आपके पास टर्मिनल लग चुका है और पाकिस्तान के अंदर गैस का शॉर्टफॉल जो पूरे साल रहता है वो हमें 2 अरब क्यूबिक फीट शॉर्टफॉल का सामना है। और दूसरा LNG टर्मिनल जिससे हम 600 मिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में शामिल कर सकते थे, हम नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोग जो LNG इंपोर्ट करना चाहते हैं हुकूमती गारंटी के बगैर, हुकूमत पर बोझ बने बगैर, वो इस LNG के और ओगरा के कवानीन के मुताबिक वो LNG इंपोर्ट करके एक सिस्टम में शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं। उस प्राइवेट सेक्टर की पूरा 1 साल उसका रास्ता रोका गया। सिर्फ क्या है, यहाँ पर कुछ लॉबीज ऐसी मौजूद हैं जो ये चाहती हैं कि सारी जिम्मेदारी जो लाइबिलिटीज हैं, जो सारा बोझ है वो हुकूमत अपने सर पर ले, प्राइवेट सेक्टर अपने जिम्मे कुछ ना ले और उन्हें बेनिफिट मिलता रहे। मुबैना तौर के ऊपर गैस कंपनियों के कुछ हुकाम और इस वक्त मौजूदा हुकूमत के अंदर भी कुछ शख्सियात ऐसी मौजूद हैं और जिसके अंदर चेयरमैन एनर्जी टास्क फोर्स नदीम बाबर साहब के ऊपर भी इल्जामात मुसलसल आयद हो रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से कि वो प्राइवेट सेक्टर की राह में रुकावट है। एक फैसिलिटी मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर इस्तेमाल करना चाहता है, उसकी अदायगियां भी करेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। सुखेरा साहब, हैरानकुन तौर पर आप ये जानकर परेशान होंगे कि ये वो लेटर जिसमें निशानदेही की गई है कि 2018 के अंदर तो हमने नुकसान उठा लिया, 2019 में भी जो हमारे सरकारी इदारों की स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से रुकावटें पैदा कर रहे हैं, दूसरा LNG का टर्मिनल पूरी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यानी कि अवाम को कौमी खजाने से और अवाम को बराह रास्त इजाफी अदायगियाँ करना पड़ेंगी, लेकिन सब लोग रुकावटें डाल रहे हैं कि इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके। उसके साथ एक और बड़ा मामला है, इस वक्त हमारे जो वफाकी वजीर जो नेशनल पोर्ट एंड शिपिंग है अली जैदी साहब, वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, ह्यूस्टन गए हैं, उनके पोर्ट का दौरा किया है। वहां पर पोर्ट कासिम के अथॉरिटी के हुकाम भी उनके हमरा हैं। वहां पर ब्रीफिंग दी गई है कि वहां पर जो पोर्ट कासिम से छोटे वहां पर पोर्ट हैं और वो एक रोज में वहां 200 से ज्यादा जहाजों को लंगर अंदाज करते हैं। और हमारे पोर्ट की हालत ये है कि जिस दिन LNG का एक कार्गो जिस पोर्ट में दाखिल होता है, बाकी तमाम कार्गोज को जो दीगर तजारती बहरी जहाज होते हैं उनको रोक दिया जाता है। भट्टी साहब, नेक्स्ट खबर क्या है आपके पास? दूसरी खबर हमारी ये है कि मुल्की शोबे के अंदर तहकीक के जरिए से नई फसलों की काश्त और उसके साथ साथ फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसल का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ माजी की कुछ हुकूमतों ने वहाँ पर सियासी बुनियादों के ऊपर भर्तियाँ की, अकरबा परवरी का मुजाहरा किया गया। जो सीनियर पोस्ट थी वहाँ पर मनपसंद लोगों को अपॉइंट करने के नतीजे में ये इदारा ज़री तहकीक से बिल्कुल अलग हो चुका है, जिसकी इस बात का इंकशाफ एक सरकारी दस्तावेज में हुआ कि जो सालाना बजट मुख्तस किया जाता है पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसल को, सुखेरा साहब आप सुनकर परेशान होंगे कि उस बजट का 97% हिस्सा मुलाजमीन की तनख्वाहों, मराद, स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर खर्च हो जाता है।
और जो उसका मैंडेट था कि आपने रिसर्च करनी है, आपने तहकीक करनी है, साइंसदानों ने तहकीक करके पाकिस्तान के ज़री शोबे के अंदर पैदावार में इजाफा करना है, वो काम मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। और ये काम सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ गुज़श्ता 2 सालों के दौरान, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से डॉक्टर यूसुफ जफर साहब को चेयरमैन PRC अपॉइंट किया गया। बेशतर वक्त उन्होंने बैरून मुल्क दौरों पर गुजारा और हैरानकुन तौर के ऊपर 3 अक्टूबर 2018 की उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई थी, लेकिन वो चार्ज छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके नतीजे में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने तहकीकाती कमेटी कायम की कि इनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की जाएगी और उसके साथ साथ जो इनके बजट का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाएगा कि जो इस PRC का अपना मैंडेट था उसके मुताबिक ये काम नहीं कर पा रही। 5 माह तक उन्होंने अपना ओहदा ना छोड़ा। जब तहकीकाती कमेटी कायम हुई तो डॉक्टर यूसुफ जफर साहब ने बिल आखिर ये ओहदा छोड़ दिया है। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने डॉक्टर मुनीर अहमद को कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान ज़री तहकीकाती कौंसिल अपॉइंट कर दिया है। इनकी रेपो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ मुस्तकिल चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर किसानों को जिन मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से उनकी फी एकड़ पैदावार बहुत कम है, अगर PRC अपने मैंडेट के मुताबिक रिसर्च वर्क के आगे बढ़ाए, तनदेही के साथ काम करे, बजट मौजूद है, तो पाकिस्तान के ज़री शोबे के अंदर इनकलाब लाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ सियासी बुनियादों पर होने वाली भर्तियों ने इस इदारे को बुरी तरह से मुतासिर किया है। बिल्कुल सही। और भट्टी साहब, सवाल भी यही पैदा हो रहा है। देखिए, पहली खबर भी जो टर्मिनल्स की थी, 2 टर्मिनल्स मौजूद थे लेकिन वो पूरी पैदावार नहीं कर रहे, और फिर तीसरा प्लान किया जा रहा है टर्मिनल को बनाना, बिजली फिर नहीं है, फिर वो कितने % यूज नहीं होगा, फिर नुकसान होगा। अब अगली खबर भी उसी से रिलेटेड है कि PRC की जहां तक बात है, डॉक्टर यूसुफ की आप बात कर रहे हैं, नून लीग की गवर्नमेंट में उनकी तैनाती हुई, दोबारा किस तरह हुई, अगर वो हो भी गए तो बजट का 97% मराहत में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा उठा के देख लें आप, काम नहीं करेगा, वो सिर्फ मराहत लेता रहेगा। इसका मतलब क्या है? कॉम्पिटेंसी नहीं है या फिर काम करना ही नहीं चाहते? देखिए, जब आप अपॉइंटमेंट टॉप लेवल के ऊपर आप अपॉइंटमेंट करते वक्त नेपोटिज्म का सहारा लेंगे, तो वो शख्स जब आता है तो वो नीचे मजीद लोगों को, अपने मनपसंद लोगों को अपॉइंट करता है। तो वो जो मकसद होता है जिसके ज़रिए मेरिट के ऊपर जो लोग तैनात हों और उसके बाद वो तहकीक के मैदान के अंदर मजीद काम हो, वो रुक जाता है। जो डॉक्टर यूसुफ जफर साहब थे, MP1 स्केल के अंदर अपॉइंटमेंट थी, 2 साल के बाद उन्होंने उधर छोड़ देना था। अगर तीसरे साल में उन्होंने एक्सटेंड होना है तो उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होनी थी। जब परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का टाइम आया तो 5 माह इजाफी वक्त गुजारने के बाद वो चले गए। लेकिन उनके दौर के अंदर भी कुछ भर्तियां हुई जो कि अब PRC के ऊपर दोबारा बोझ हैं। फंड्स मौजूद हैं, बजट मुख्तस किया जाता है। PRC के जितने मुलाजमीन हैं उन्हें बुनियादी तनख्वाह के ऊपर 50% माहाना अलाउंस भी मिलता है, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, रिसर्च अलाउंस। तो उसके बावजूद पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन एक फ़ज़ा नहीं है। ऊपर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रिसर्च वर्क की राह में रुकावट है। तो सब लोग फिर यही बेहतर समझते हैं कि हम क्यों ना अलाउंसेज लें, इजाफी तनख्वाहें हासिल करें, मराहत हासिल करें, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, दफातर सजे हुए हैं, उसके बाद वो चले गए। लेकिन जो मुल्की मौशत के लिए उनकी खिदमात सामने आनी चाहिए, वो बदकिस्मती के साथ कहीं हमें दिखाई नहीं देती। जी सही, ठीक हो गया। यानी जो खिदमात सामने आनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती हैं, और ख़ास तौर पर आप डॉक्टर यूसुफ की तकर्री को खिलाफ ज़ाब्ता कह रहे हैं, तो इससे हम ये भी अखज़ कर सकते हैं कि उन्होंने अपने ओहदे का खूब नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और यही सब कुछ होता आता है जिसकी वजह से फिर इदारे सफ़र करते हैं और जो फ़वाइद आवाम तक पहुँचने चाहिए वो पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, हमेशा की तरह साथ थे और 2 खुसूसी खबरें हमें दे रहे थे। बिल्कुल। और कितने अफसोस की बात है कि खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियाँ भी होती हैं, मेरिट पर फैसले भी नहीं होते, और कहीं अगर मेरिट पर फैसले भर्तियां हो भी जाएं तब भी काम नहीं करते हमारे इदारे। ये लम्हा फिक्रिया है। बहुत से ऐसे नौजवान जो नौकरियों को तरस रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से ये लोग हैं ना जिनको नौकरी मिल भी जाती है तो वो रंग में ढल जाते हैं और फिर काम नहीं करते। सवेरे पाकिस्तान में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहेंगे। इस सेगमेंट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जिसका जिक्र हमने अपने प्रोग्राम के आगाज में आपसे किया कि आज हम आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, और ख़ास तौर पर आप अपने घर को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, और अपनी नाकारा चीज़ें जिन्हें हम समझते हैं कि ये नाकारा हैं, वो टिशू के डब्बे भी हो सकते हैं, वो खाली बॉटल्स भी हो सकती है और हम उन्हें फेंक देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप उनको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप उनको फिर अपने घर में सजा कर कैसे
कैसे रख सकते हैं। अभी मैं तारुफ करा देती हूँ, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगी कराची स्टूडियो से नरगिस लतीफ़ साहिबा और मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे हम बातें भी करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि नरगिस लतीफ़ साहिबा जो हैं वो गुल बहाओ एक प्रोजेक्ट है जिसको वो रन करती हैं और हम जानेंगे जिसके तहत घरों की तामीर की जाती है। तो क्या उनके ज़हन में ये सोचकर मंसूबा आया, किसके तहत उन्होंने काम किया, कितने घर तामीर कर चुके हैं, तो बहुत सारी बातें हम नरगिस लतीफ़ साहिबा से करेंगे। इसी तरह से मरियम शबीर साहिबा जो माहौलियात के एक्सपर्ट्स हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को कैसे साफ़ रखना है इसके बारे में वो आगाही हमें देंगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ अकेली हूँ, जमील इस वक्त मेरे साथ मौजूद नहीं है, तो जमील भी इसी तरह की एक बड़ी ही ख़ास शख्सियत के साथ मौजूद हैं। वो आपको जमील ही बताएंगे, उसके लिए हमें जमील की तरफ ही जाना होगा। ओवर टू यू जमील, आप किसके साथ मौजूद हैं और क्या बताने वाले हैं? कुछ डिफरेंट करने वाले हैं मुझे लग रहा है, जो आप स्टूडियो से बाहर चले गए। डिफरेंट कुछ नहीं करने वाला मैं, लेकिन वाकई एक ख़ास मेहमान है, ख़ास शख्सियत है। जिस तरह अभी दुआ तुम बता रही थी कि दो शख्सियत हमारे साथ जो कराची से भी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम चूँकि आज इन्वायरमेंट पे बात करेंगे, माहौल पे भी बात करेंगे, घर की ऐसी चीज़ें जो कि हम यूज़लेस समझते हैं लेकिन उनको रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है तुमने, लेकिन इंसान यूजलेस नहीं होते। आज के शो में हम लगता है मौसम का असर हो गया आपको, लगता है मौसम का असर हो गया, आपने डायलॉग बोलना शुरू कर दिया। ये देखें जी, ये है हमारे खास मेहमान, आए हैं ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर। नाम है इनका सैफुल्लाह कश्मीरी। सैफुल्लाह कश्मीरी, लेकिन असल नाम है इनका गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। अब ये सैफुल्लाह कश्मीरी किस तरह बन गए? टूरिज़्म की खिदमत करते करते। और टूरिज़्म की खिदमत में क्या क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली टूरिज़्म प्रमोटर हूँ। मैंने एक नक्शा बनाया है जिसमें शुमाली इलाका जात के ट्रैक और होटल्स के नंबर और बहुत सारी मालूमात दी हैं। वाओ! लेकिन इसके साथ साथ सैफुल्लाह कश्मीरी आपको पता है क्या करते हैं? कचरा उठाते हैं, जहाँ से गुजरते हैं, जहाँ इनको गंद पड़ा नजर आए वो उठाते हैं और उसको डंप करते हैं। ये शौक कैसे पैदा हुआ आप में और क्या सोच के करते हैं आप? मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब किसी भी मुकाम पर जाता हूँ वहाँ पर हमारे ये जो टूरिस्ट जाते हैं तो ये वहाँ पर कचरा डालते हैं, जो भी खाते हैं पीते हैं वहीं पर फेंक देते हैं उसका कचरा। तो उसको देख के बहुत दुख होता था। तो छम वाटरफॉल जो कि कश्मीर की बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, वहाँ पर मैं वीडियो बना रहा था, कैमरे के अंदर मुझे कचरा नज़र आया तो मैंने उसी वक्त तैयार किया कि पाकिस्तान के जितने बुलंद तरीन मुकामात हैं जहाँ पर टूरिस्ट गाड़ी या पैदल जा सकते हैं, मैं उन तमाम मुकामात की सफाई करके ये पैगाम दूंगा कि इन खूबसूरत जगहों को गंदा मत करें। तो कितना अच्छा मैसेज। जमील, जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में घूमे फिरे हैं, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान का यही एक मसला इन्होंने देखा या और भी कुछ छोटे बड़े मसाइल जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हो? हाँ, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है दुआ। ये ना सिर्फ इन्होंने ये देखा कि कचरा फेंका जाता है, बल्कि इन्होंने इस चीज़ की तरफ भी गौर दिया कि क्यों ना दरख्त लगाए जाएं, और दरख्त लगाना सदका जारिया भी है। लेकिन इनसे पूछते हैं ना कि क्यों इन्होंने कचरा भी साफ़ किया। ये एक मिशन पे है। अब कश्मीर से आए हैं ये हमारे मेहमान, तो साथ साथ कचरा भी उठाते हैं और फिर दरख्त भी लगाते हैं। क्या सोच आती है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। देखें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरख्त और इंसान को पैदा फरमाया है, ये दोनों लाजम मलजूम हैं। वो हमें ऑक्सीजन देता है, हम कार्बन उसको देते हैं। तो अगर इनमें से एक चीज़ भी कम हो जाएगी तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे मुल्क के अंदर दरख्त तेज़ी के साथ काटे जा रहे हैं, इनका कत्लेआम हो रहा है। किसानों ने चुन चुन के ये दरख्त ख़त्म कर दिए अपनी ज़मीनों में से। गवर्नमेंट ने सड़क किनारे जितने दरख्त है वो ख़त्म कर दिए, रेलवे ट्रैक से ख़त्म कर दिए, अनहार को पक्का करने के नाम पर ख़त्म कर दिए। इसी तरह सबसे बड़ा जुल्म पहाड़ी इलाके में हो रहा है, जहाँ पर फर्नीचर तैयार हो रहा है। फर्नीचर के अलावा वहाँ पर ये होटल की सारी बिल्डिंग जो हैं वो इन्हीं दरख्तों, कीमती तरीन दरख्तों से तैयार हो रही हैं। और जो किचन के अंदर सत्यानाश किया जा रहा है इन दरख्तों का, तो उस चीज़ को देखकर मैंने ये सोचा कि अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो हमारा तो पानी ख़त्म हो जाएगा आने वाले दौर में। तो उसके लिए मैंने सोचा कि दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए। बिल्कुल जमील, जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनकी तो अवेयरनेस भी बहुत है, क्या किसी हुकूमती शख्सियत ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश की?
वाओ, वेरी नाइस। ये सारा कुछ पूछते हैं, दुआ क्यों ना स्टूडियो ले आऊं मैं सैफुल्लाह कश्मीरी ये साहब तो को। बड़ी अच्छी, आप जरा बाइक के पीछे बैठ के आए। बाइक के पीछे नहीं, अच्छा वैसे थोड़ा सा मैं बाइक दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए कितनी इनका ये प्यार है ना, मोहब्बत है ये पाकिस्तान से। सियाहत को फरोग, नंबर भी लिखा हुआ है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, Great. नेशनल टूर, खुंजराब से गवादर, अब पूरा स्टिकर्स लगे हुए हैं इनकी। ये पीछे आए देखें ज़रा, ये बड़ा खूबसूरत लिखा, अपने गली मोहल्ले और शहर को साफ रखें, पाकिस्तान का झंडा, और साथ ये मैसेज, अपने गली मोहल्ले और शहर को साफ रखें, दरख्त लगाना सदका जारिया है, जान से प्यारा पाकिस्तान कोई शक नहीं। ठीक है, ये देखिए अब आप एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिपाही निस्विमान चलिए, है, आप यही आओ नारा मिलकर लगाएं दरख्त और लगाएं, पाकिस्तान आप अंदर सरसब्ज आ जाएं बनाएं। स्टूडियो जी, आप अंदर आ जाएं मैं स्टूडियो। आ रहा हूं अंदर। यार मैं तो बिल्कुल। इतना इंस्पायर हो गया हूं ना ये बाइक देख के, सीरियसली। सैफुल्लाह साहब आए, हमारे मेहमान बने ठीक और आपसे है। मजे मजे की और बातें करते हैं। नरगिस लतीफ़ साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और बड़ा काम है आपका, जितना भी काम आपका गिनवाया जाए कम है, लेकिन उसमें चांदी घर बड़ा इंस्पायरिंग है। ये वाओ। आइडिया कैसे आया आप? वाओ, उसको एक साइड पे पहले ये कि ये है क्या जी। और इसमें क्या खास बात है। बात ये है कि वैसे तो एक से एक घर दुनिया में बन रहे हैं, ग्रेनाइट के हैं, संगे मरमर है, किस्म किस्म के हैं। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि वो सारी खूबियाँ जो आपके सीमेंट में और ग्रेनाइट में उसमें हैं और संगे मरमर में, वो तो इसमें है ही, यानी मजबूत, और जितने एलिमेंट्स हैं, तूफान, आंधी, बारिश, हर चीज़ से महफूज। लेकिन इसमें और बहुत ज़्यादा और खूबियाँ हैं, और सबसे बड़ी ये है कि इसको ये प्री फैब है, रातों रात लग जाता है, फिर आप उसको खोल के ले जा सकते हैं, पूरे दुनिया में घुमाएं। अब मुस्तकबिल में क्या होने वाला है कि हमारे पास मोबाइल फैक्ट्रीज, मोबाइल स्कूल्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स, मोबाइल लेबर कॉलोनीज, जी, और एक एलीट किस्म के, आप बादशाह के लिए एक महल रातों रात बना लें किसी जजीरे में और रातों रात हटा के लेके जाएं। तो आपने तो गरीबों की बात की, हम कोई गरीबों के दुश्मन नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। गरीब, ये जैसे मोबाइल है, गरीब भी इस्तेमाल करता है, अमीर भी इस्तेमाल करता है। इसी तरह से ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक तो मैंने आपको बताया कि मोबाइल फैक्ट्रीज होने वाली हैं और पूरे पूरे घर मोबाइल हो जाएंगे, यानी उसके जो कॉलम्स हैं वो अलग करके और किए जा सकते हैं, रातों रात उसको खोल के रातों रात उसको लगाएं। लेकिन एक और खूबी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अपनी निशानी दिखानी थी, उसने इसके जरिए दिखाई है। बिल्कुल। यानी और क्या होने वाला है कि एक बिल्डिंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्विमिंग पूल में या वाटर रेजर्वॉर में, वाटर रेजर्वॉर बिस्तर में, बिस्तर कुर्सी में, इस तरह से एक चीज़ में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा। जैसे मोबाइल को दबाते हैं तो कभी ये फोटोग्राफ ले लेता है, तो कभी मैसेजिंग होती है, तो कभी कुछ होता है। इसी तरह से इन ब्लॉक्स को और पैनल्स को आगे पीछे करने से आप मुख्तलिफ किस्म के काम ले सकते हैं। ये आइडिया की आपने जिक्र किया, और मतलब वो कह रहे हैं कि आप छा गई हैं इस आइडिया के साथ। इस पे कितना खर्च कितना आ जाता है? और ये हुआ है, प्रैक्टिकली हो रहा है। मेरा बेटा, ये प्रैक्टिकली हो रहा है, कर रहे हैं ये। चूंकि हमें, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, 15 साल से, 15-20 साल से, हाँ 15-20 साल से, बल्कि 24 साल से चल रहा है। तो ये कई जगहों पे लग चुका है। हमने फौज के साथ मिलके काम किया है, उन्होंने हमें लॉजिस्टिक्स देते थे, हम उनके हेलीपैड पे लगाया है, हमने उनके लिए ये जो मोटरवे बना है उसके लिए ये क्या कहते हैं, वेयर हाउस, मिट्टी में हमने मुसाफिर खाना, यही आपसे पूछा था कि जो ज़लज़ले और सैलाब में घर बनाए गए थे और लोगों को दिए गए थे, क्या वो यही घर थे? जी नहीं, अभी मुझे पता नहीं, हमने तो डाले थे, उस हमारी शुरुआत वहीं से हुई है। अच्छा। लेकिन फिर हम बढ़ते गए और बड़ी बढ़िया चीज़ लगाने, बंगलों में लगाना शुरू किया, और एग्जीबिशंस, और ये सुपर हाईवे, और बंगलों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, कॉमन रूम, मतलब बहुत जगहों पे हम लगा चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपकी तरफ आते हैं नरगिस, और ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल आते हैं। अभी और बहुत सारी बातें करते हैं, खासतौर पर जब हम आर्ट की बात करते हैं, रिसाइकलिंग के आर्ट की बात करते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त ये आर्ट होता है।
और जो इस पर काम करते हैं, बड़ी कमाल की चीज़ें वो इसको बनाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। मरियम शबीर साहिबा की तरफ हाँ, चलते हैं। यस मरियम, कैसी आप खैरियत से हैं? आप बताइए, बहुत आप आगाही फैला रही हैं और ये एक ऐसा शऊर है जो हर शख्स में होना चाहिए। तो एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आप किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से अपने मैसेज को आगे कन्वे करती हैं? आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी टूरिस्ट जाते हैं साहिल समुंदर पे, कराची में जाते हैं या हमारे हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो प्लास्टिक बॉटल्स, स्ट्रॉज और ये सारी चीज़ें फेंक देते हैं। और आप यकीन करें कि ये जो इवन रोज़ाना हम डेली की जो चीज़ें शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाते हैं, जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, 55 बिलियन पाकिस्तान में सिर्फ प्लास्टिक बैग्स प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर अंदर। तो उसमें से जो 80% हैं वो ऐसे हैं जो कि या तो लैंडफिल में जाते हैं, और लैंडफिल में जाने का मतलब है या फिर ओपन छोड़ देते हैं। लैंडफिल में भी अगर हम भेजते हैं तो उसमें भी एक जो नॉर्मल प्लास्टिक बैग होता है ऑलमोस्ट 100 इयर्स लेता है, लेकिन जो ज़्यादा जिसमें प्लास्टिक कंटेंट या इसकी कंपोजिशन डिफरेंट है वो 600 साल तक भी लेता है डीकम्पोज होने में। तो मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो रोज़मर्रा हम एटलीस्ट ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो हम कपड़े का थैला अगर पास रख लें तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो हम ऐसा नहीं करते इंडिविजुअल लेवल पे, इवन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इर्द गिर्द सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके ख्याल में हम ऐसा जानबूझकर क्यों करते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी है? मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस तो काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। बात यह है कि हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन और डायलॉग करने की ज़रूरत है। और ग्रेटर लेवल पे कम्युनिटीज़ तक भी ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इस्लामाबाद या कराची में बैठे लोग हैं या पॉलिसी मेकिंग में लोग हैं, उनको तो शायद अंदाज़ा है कि प्लास्टिक क्या पोल्यूशन है और क्या इम्पैक्ट माहौल पे कर रहा है। और इंडिविजुअल लेवल पे कुछ लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि हमें इसको ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की ज़रूरत है। इवन कि जैसे बिलियन ट्री सुनामी में हमारी हुकूमत जो है वो स्कूल्स के बच्चों को ले रही है ट्री प्लांटेशन में, तो अगर साथ ही साथ हम उन्हें प्लास्टिक रीयूज़ की बात करें या हम बिजनेस सेक्टर को हम अवेयरनेस देने की कोशिश करें कि हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाएं, जिसमें अगर हम नेचर से एक चीज़ लेके एक चीज़ अगर बना रहे हैं तो उसको रीयूज़ करें हम अपने प्रोसेसेस के अंदर, ताकि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है कि आई थिंक उनने इस पर थोड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, हमारे इदारे के साथ हम लोग काफ़ी पॉलिसी इंटरवेंशन किए जा रहे हैं। प्राइसिंग करनी चाहिए शॉपिंग बैग्स की। मैं शॉपिंग बैग्स की इस वजह से बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग हर दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा डेली प्लास्टिक बैग यूज़ करता है, तो अगर एक प्लास्टिक बैग पे ही हम कंट्रोल करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्राइसिंग के जब तक आप डेवलप कंट्रीज़ में भी देखें कि जब तक प्राइसिंग होती है, कीमत किसी चीज़ की लगती है, तो उसका थोड़ा सा फिर इम्पैक्ट भी आता है, उसकी क्वांटिटी यूज़ की भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये मोस्ट इफेक्टिव वे होगा। बिल्कुल सही, ये तो एक सजेशन है, एक वे है कि किस तरह जान छुड़वाई जाए। मरियम, ये कहिएगा कि क्या प्लास्टिक के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक हैं हमारे माहौल के लिए? वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, माहौल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सेफर लिमिट से कोई भी चीज़ ऊपर हो जाए तो वो जहर कातिल ही होती है। अगर हम सिर्फ व्हीकुलर एमिशन की बात करें तो वो भी डेफिनेटली एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से एनुअली जो पाकिस्तान में सिर्फ डेथ्स होती हैं वो 130,000 के करीब प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि इन्हें स्टडी कंडक्ट की है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस में अगर ये एक घर के अगर लोग, जैसे आप और दुआ सुबह सुबह स्टूडियो आते हैं, तो अगर 2 लोग के पास कार है तो 2 के बजाय एक गाड़ी यूज़ करें। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पर जो कराची में करंट गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसिट बस सिस्टम स्टार्ट कर रही है, जिससे एमिशन एनवायरनमेंट में कम हो, तो उससे भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो बहुत सारे सेक्टर डिफरेंट ऐसे हैं जो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, डैमेज करते हैं। वाटर सेक्टर की हम बात करें तो उसमें भी डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो है वो पानी में जाते हैं और उसकी कोई सिस्टम नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक है, 1 मिनट दें, आपके पास वापस आते हैं। अब देखिए, जितनी प्यारी बात मरियम ने ये की है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरी फर्स्ट हैंड जिसको हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है कि जहाँ भी कचरा में नज़र आए, प्लास्टिक बैग्स हों, बॉटल्स हों, उनको उठाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमारे माहौल के लिए यही एक प्लास्टिक है। तो सैफुल्लाह साहब के पास चलते हैं। अब ये अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जहां इनको कचरा नज़र आता है जिसमें ख़ास तौर पे उसको उठाते हैं, उसको एक प्रॉपर जगह पे डंप करते हैं। तो सैफुल्लाह साहब, आपसे ही पूछते हैं, आप जो कचरा आप देखते हैं, जो आपको देख के अफसोस भी होता है, लोग सयाह जाते हैं और कचरा फेंक देते हैं, उसमें प्लास्टिक बैग्स और बॉटल्स की कितनी रेशो होती है? वो ज़्यादा तादाद में होते हैं?
मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है वो ये बोतल और जो शॉपर ये लेके जाते हैं बड़े अच्छे अच्छे बहुत मज़बूत किस्म के आजकल मिठाई वालों ने और ये जितने भी स्टोर हैं उन्होंने बनवाए हैं अपने नेम के 4 कलर के जो हैं वो शॉपर इतना सख्त किस्म का होता है कि वो तो शायद बहुत लंबे अरसे तक ज़ाहिर नहीं होता है और हर जगह पर यही बिखरे पड़े हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कचरा देखने को मिलता है तो वो झील सैफुल मलूक है, जहाँ पर हर बंदा जाके कचरा डाल रहा है और कोई बंदा उठाने की कोशिश नहीं करता। एक ब्रेक लेंगे। बिल्कुल, और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में कि ऐसी चीजें जिनको हम नाकारा समझते हैं, यूजलेस समझते हैं, लेकिन उनको हम रीयूज कर सकते हैं। वो जिस तरह की चीज है उससे और खूबसूरत उसको हम बना सकते हैं। तो बेसिकली आज हम माहौल को साफ रखने पर बात कर रहे हैं, कचरा ना फेंकने पर बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन चीजों की भी बात कर रहे हैं जिनको आप अपने घर में रीयूज कर सकते हैं और घर की खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। जी हाँ, और इसलिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त। वो बड़ी वो क्या कहते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े नमाक के साथ रिसाइकलिंग कर रहे हैं। हम इनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे और ये भी आपको बड़ा ब्रीफली बताएंगे कि वो क्या क्या बना। अभी तारुफ करवा देते हैं। ये जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जी, ये जो बच्चे जिनका बड़ा शौक है ये चीज़ें बनाने का, मुख्तलिफ ऐसी यूजलेस चीज़ें जिनको रीयूज करते हैं, ये इनके नाम हैं जी शेख नूर, सदाम हसीब, मुदस्सर शबीर, अरूज अख्तर, शिजा मुख्तार और अबीहा इकबाल। तो इनसे तो बात करते हैं, कुछ देर में कुछ बना भी रहे हैं, जरा वो भी देखेंगे ना, मजे मजे की चीजें बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले नरगिस साहिबा आपके पास आना चाहेंगे। रियाज एक कॉलर थे कराची से जिन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया था कि प्लास्टिक के जो बैग्स हैं वैसे वो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अगर घर के मटेरियल में हम उसको यूज करते हैं तो क्या तब खतरनाक नहीं होगा ये? देखें, ये जो वेस्टेज है ये कोई जिन बूत तो नहीं है। ये वही चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं भाई। अच्छा, इसी में हमारा खाना भी आता है। और ये प्लास्टिक को आप बैन करने की बात करते हैं, ये मैंने 25 साल मेरा तजर्बा है कि बड़े बड़े सख्त कानून बने और उस पर एक कख भी जो है ना अमल नहीं हुआ और वैसे के वैसे चल रहा है, बल्कि ये और बदतर सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि देखें, हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। दरअसल बात यह है, और दिमाग जब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो फिर हम कहेंगे बैन कर दो, जैसे कि वो होगा भी नहीं और उससे कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपकी ज़रूरत है भाई, इसलिए वो चल रहा है। अच्छा, अब बात यह है कि मैं तो इसको दूसरे नज़रिए से देख रही हूँ सारे मामले को, कि रिसर्च और एनवायरनमेंट को चेंज करने में या वेस्ट मैनेजमेंट में रिसर्च लाजमी है। और ये रिसर्च इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि क्या से क्या बन जाता है, क्या से क्या हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ मैं आपको। किसी ज़माने में आप सोचो, हज़ारों साल पहले एक इंसान जा रहा है रास्ते में, उसको एक पत्थर मिल रहा है, जो उसको उठा के देखा सोने चमक रहा है, लेकिन उसने क्या किया, क्योंकि वो हर चीज़ उसके लिए तो सिर्फ खाने के पेट भरना है ना, उसने मुंह में डाला, फेंक दिया। उसने उसके लिए तो कचरा था, उसकी अकल। आज इंसानों ने उस सोने से क्या क्या कुछ कर डाला है। तेल का चश्मा है, उसको किसी ने समझाओगे पता नहीं ये गटर का पानी है, और आज उस तेल से क्या हो जाता है। मतलब है कि ये खोपड़ी इस्तेमाल जब तक आप नहीं करेंगे ना, तो आप हमेशा बेकार के फैसले करेंगे और उठपटांगे बातें करते हैं। तो नरगिस साहिबा, हम तालीम किस लिए इस्तेमाल हासिल करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं इन पे अपनी खोपड़ी किस तरह इस्तेमाल करें हम, जरा ये टिप दें ना। भाई मैंने किया है ना, किया। मेरे साथ नौजवान लड़के होते थे, कुछ उनकी खोपड़ी लगी, कुछ मेरी तालीम थी, उसको मिला के क्या से क्या हो गया मैं आपको बता रही हूँ। रातों रात ये क्या टेक्नोलॉजी बनी है, रातों रात महल लग गया। और जब जी चाहे उसका वाटर रेजर्वोयर डैम बना लो, उसी का जो है बिस्तरा, टेबल, कुर्सी, हर चीज। ये कोई छोटी बात है? ये तो खुशहाली बम में, मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान में खुशहाली बम फाड़ने वाले हैं हम। और ये शुरू होने वाला है 24 मार्च कराची प्रेस क्लब में। तो इसमें क्या इंशाल्लाह। और आपको मैं ये भी बता दूं, और इसमें क्या कुछ होगा नरगिस साहिबा? जी, एग्जीबिशन है। मैं आपको बताऊं, हमारी कौम सोई हुई है।
अमेरिका, जापान, कहाँ कहाँ इसकी पजीराई हो रही है, उनके वेबसाइट्स पे आ रहा है, तस्वीरें, आर्टिकल्स। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने कहा है दिस इज अ हाई टेक इनोवेशन फ्रॉम पाकिस्तान। वो मेरा चाचा नहीं लगता था कि जो उसने इतनी बड़ी बात कह दी। इससे बिल्कुल बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन एहतियात क्या बरती जा सकती है? देखिए, एहतियात जैसे मैंने इस सेगमेंट के स्टार्ट में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस रहने की ज़रूरत है। लेकिन उस सोल्यूशन की तरफ आने से पहले मैं ज़रा नरगिस साहब की बात में ऐड करूँगी कि हुकूमती सतह पे अभी डेवलपमेंट ये हो रही है कि जैसे आपने भी फॉलो किया होगा कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी जो क्लाइमेट चेंज पर है, उसमें शहरी रहमान साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि प्लास्टिक फ्री पार्लियामेंट जो है वो होगा इस्लामाबाद लेवल पे। उसके लिए भी कोशिशें कर रहे हैं और करंटली वही स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको जो इस्लामाबाद लेवल पे किस तरह से एक मॉडल सिटी हम बनाएं कि हम प्लास्टिक को मिनिमाइज़ करें। डेफिनेटली हर चीज़ में टाइम लगता है और पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे प्लास्टिक की बात करने से शुरू होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी और लोग उसको मिनिमाइज़ करना शुरू करेंगे, उसके रीयूज़ करना शुरू करेंगे, मिनिमाइज़ करना शुरू करेंगे, रिसाइकिल करना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो हुकूमती सतह पर तो थोड़ा सा ये चल रहा है और जरताज गुल साहिबा ने अपनी एक ट्वीट में ही बताया था कि वो जल्दी इस पर प्राइसिंग मैकेनिज्म भी शॉपिंग बैग के ऊपर जो है वो इनिशिएट करेंगे ताकि डिस्करेज करें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल। मेरीन लाइफ की आपने बात की तो वहाँ पे ज़रा सा मैं इम्पैक्ट अगर मैं ये बताऊँ कि प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स हम और स्ट्रॉस वगैरह ये हम फेंक देते हैं तो वो इस तरह से आबी मखलूक को इम्पैक्ट करते हैं कि जो प्लास्टिक छोटे पार्टिकल्स में जब कन्वर्ट होके जाता है समुंदर में और दरियाओं में और वहाँ पे जो मछली होती है वो उसको एज अ फूड इस्तेमाल करती है तो अल्टीमेटली वो हमारे फूड साइकिल में आ जाता है। और जब हम मछली खाते हैं तो असल में हम प्लास्टिक भी मछली के साथ खा रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम दरियाओं में जो फेंक रहे हैं वो अल्टीमेटली हम खुद भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं। तो इसको अवॉइड तो इसी तरह किया जा सकता है कि अवेयरनेस हम दें, इंडिविजुअल सतह पर देखें। जब तक खुद हम अपने अंदर एहसास पैदा नहीं करेंगे, हुकूमत हर सतह पे हर लेवल पे अच्छी बात आपने नहीं कर की। सकती है। जब तक खुद एहसास पैदा नहीं करेंगे इंडिविजुअली तो हम किसी से फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए जो है वो कुछ करे। तो बेहतर है कि आप अवेयरनेस के साथ ये एहसास पैदा करें और इस जो भी इसे कैंपेन भी कह सकते हैं उसको आगे फैलाना चाहिए। तो सैफुल्लाह साहब, हम हुकूमती तवज्जो की बात कर रहे हैं, आपके साथ किसी ने कांटेक्ट किया क्योंकि आप पूरा मुल्क घूमे हैं, आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा हुआ, आपसे किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, हुकूमती नुमाइंदगान ने कि आपसे फ़ायदा उठाकर जो मसाइल इस वक्त मुल्क में हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके? जी, मैंने पाकिस्तान की तारीख़ का ये पहला टूर चाइना बॉर्डर से ग्वादर तक किया और इसके अंदर मैंने अपने आप को वक़फ़ किया है। पाकिस्तान मेरा मुल्क नहीं, मेरा घर है। तो लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे तो हम बड़े अच्छे अंदाज में इस शौरी मुहिम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। आपने कोशिश की राब्ता करने की? मैंने जरताज गुल साहिबा से कोशिश की थी लेकिन नहीं, मुलाकात नहीं हो सकी। जरताज गुल साहिबा, हमारी फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सैफुल्लाह कश्मीरी जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं, इस मुल्क की कचरा उठा रहे हैं, उसको डंप कर रहे हैं और दरख्त भी लगा रहे हैं, तो इनकी ज़रूर इस मामले में हेल्प की जाए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है सैफुल्लाह साहब, किस तरह आप इसको रन कर रहे हैं? अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करते हैं? अपनी पॉकेट से? असल में मेरा तल्लक बाइकर कम्युनिटी से है। बाइकर में उनको समझता हूँ जो रोड सेफ्टी का पूरा ख्याल करते हुए हेलमेट पहन के शीशे इशारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान का जो असल चेहरा है, क्लीन एंड ग्रीन, पुरअमन पाकिस्तान और ब्यूटीफुल पाकिस्तान दिखाने की बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे बाइकर ग्रुप हैं पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र करते हैं पूरे मुल्क का। तो उन सब दोस्तों के तावन से मैंने ये जो सफ़र था ये मैंने किया है। ये बहुत ख़र्चे वाला सफ़र था। हर एक जगह पर जाके पौधा लगाना है, वहाँ पर सफाई करनी है किसी पार्क या रेलवे स्टेशन की, तो इसमें खासे अखराजात थे। कितने अरसे से कर रहे हैं आप ये काम? मुझे तो 1.5-2 साल हो गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद मैंने ये जो इस्लामाबाद से लाहौर, कराची और ग्वादर और कोयटा, चमन बॉर्डर ज़ियारत और ये पूरा जो टूर किया ये 1 महीने पर मुश्तमिल था,
30 दिन का ये टूर था और इसमें मैंने पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे मैंने जो परेशानी महसूस की वो थी खूबसूरत बलूचिस्तान के अंदर कैथ साली को देख के। मैं हन्ना झील के अंदर गया और काफ़ी चलने के बाद एक बंदे से पूछा कि यार पानी कहाँ गया। उसने कहा ये तो बड़े अरसे से खुश्क है। वहाँ पर 1300 फुट नीचे पानी चला गया था और गवर्नमेंट पाकिस्तान पंजाब भी कह रही है कि पंजाब के अंदर भी पानी हमारा जो है वो हमारी पहुंच से दूर हो जाएगा 2026 तक। तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर वहाँ पर 1300 फुट नीचे चला जाता है, ये तो अल्लाह का खास करम हुआ कि अभी वहाँ पे बारिशें हुई और उस वजह से थोड़ा वो बेहतर हो गया। फायदा उठाना चाहिए। वो सिर्फ जिस मसले पर निकले थे उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से मसाइल आइडेंटिफाई किए। और बिल्कुल ये मसाइल भी किए। और दुआ एक चीज़ और, इनको 1.5-2 साल हो गया ये काम करते हुए, ठीक है, खुद से कर रहे हैं, बेलॉस खिदमत कर रहे हैं ये मुल्क की। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम है उससे पहले का ये काम कर रहे हैं। ये मैं पहले से ये इनके लिए एक एहसास की बात है। तो उसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल ज़रूर चाहिए कि वो सरपरस्ती करे। और हमारी ये ग्रीन फैमिली भी है, जिस तरह पौधे अपने तौर पे लोग लगा रहे हैं और उसके अंदर जो है उनकी सरपरस्ती करें, उनको टूल्स दें और उनसे से ज़्यादा पौधे। और इसमें मैं तो ये कहूँगा जी कि उलमा इकराम और असातिज़ा इकराम को अगर इस महाज पर ये लेके आएँ तो बहुत अच्छे नतायज वो निकल सकते हैं। अच्छा, तो आप के जो दोस्त अहबाब हैं वो आपका साथ देते हैं इसमें? जी, BMTG एक बाइकर क्लब है, इसी तरह वेंचरर है और बहुत सारे क्लब हैं हमारे बाइकर क्लब। तो उन दोस्तों ने मिलकर ये तहैया किया हुआ है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का असल चेहरा, पुरअमन पाकिस्तान, खूबसूरत पाकिस्तान और सरसब्ज़ पाकिस्तान मिल मिला के पूरा करते हैं आप? हाँ, बस मुश्किल होती है लेकिन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे तो दुआ, फिर एक सेम क्वेश्चन ज़हन में आता है, वो NGOs, वो इदारे, वो सोशल एक्टिविस्ट, वो तमाम लोग, उनको भी सैफुल्लाह साहब की मदद करने की ज़रूरत है, अपने लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। और उन्हें चाहिए कि वो इनकी मदद करे। तो हम एक अच्छा सा मैसेज, क्योंकि बहुत हमारे तीनों मेहमान अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नरगिस लतीफ़ साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ सफाई के हवाले से, रिसाइकलिंग के हवाले से, शॉपिंग बैग के रीयूज़ के हवाले से कोई अच्छा सा मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें तो। एक नौजवान लड़का था 16-17 साल का, उसका नाम था जेम्स वाट। उसने जो है स्टीम इंजन ईजाद की। ये एक सादा से तजर्बे से, ये दिमाग इस्तेमाल करें, कुछ तालीम हमारी हो, ये दोनों को इकट्ठा करें, जुस्तजू करें, तो वो कहते हैं ना छुए आसमान। बिल्कुल, हम जुस्तजू नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया नरगिस लतीफ़ साहिबा, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। सेम क्वेश्चन फॉर यू मरियम शबीर साहिबा, आप कोई मैसेज देना चाहें अच्छा सा? जी, मेरा यही मैसेज होगा जितने भी इस वक्त प्रोग्राम लोग देख रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग जब ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाते हैं तो एक तो कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे दादा दादी नाना नानी किया करते थे, हम बचपन में देखा करते थे। और इसके अलावा जब आप आगे समर सीज़न आ रहा है तो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएं तो प्लीज़ वहाँ पे जो वेस्ट है एक तो खुद भी ना फेंकें, कलेक्ट करके आप जो सेग्रीगेशन अगर हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरा ख्याल है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए वहाँ पे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स रखने की ज़रूरत है। तो ना स्ट्रॉस फेंकें, ना प्लास्टिक बॉटल्स फेंकें, ना शॉपिंग बैग फेंकें। और अगर दूसरे टूरिस्ट वहाँ पे फेंक रहे तो उनको भी अवेयरनेस देने की कोशिश करें। बड़ा खूबसूरत मैसेज आपका और नरगिस लतीफ़ साहिबा आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी अच्छी बात की मरियम साहिबा ने, जब आप ग्रोसरी स्टोर पर जाएं, ग्रोसरी करने जाएं तो आप कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आ रहा था, अगर यही ग्रोसरी स्टोर वाले शॉपिंग बैग की जगह कपड़े के थैले रखना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ये जो मसला ही हल हो जाएगा कि हम उन शॉपिंग बैग को यूज कर रहे हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो रहे हैं, या उनका रीयूज, जाहिर वो होंगे ही नहीं, तो रीयूज की बात और नहीं बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है दुआ। मैं जानता हूं कुछ ऐसे बड़े स्टोर्स को जिन्होंने कीमत रखी हुई है शॉपिंग बैग्स पे, तो वो जो शॉपर बैग्स रखे हुए हैं, उन्होंने प्लास्टिक बैग्स रखे हुए हैं, उनके भी तो पैसे ले रहे हैं ना, तो वही थैला रख दें उसकी जगह कपड़े का, और बड़े उस पे कीमत रख दें। अच्छे ब्रांड्स हैं जो अब इस तरफ आ रहे हैं, और एक दो ब्रांड्स का मुझे भी आइडिया है कि जिन्होंने शॉपिंग बैग की जगह कपड़े के थैले रखे हुए हैं। तो यही क्वेश्चन सैफुल्लाह साहब से। बिल्कुल, सैफुल्लाह कश्मीर साहब, आप कोई मैसेज देना चाहें?
जी मैं पंजाब के बिल्कुल करीब तरीन सरसब्ज़ हिल स्टेशन समानी में 1 लाख पौधे लगाने पर इन दिनों में दिन रात एक किए हुए हूँ माशाल्लाह। और वहाँ पर हम लोगों को 100 जो बाग है पौधों का, फलदार पौधों का बाग दे रहे हैं। तो मैं इस मौके पर आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं? जी मेरे ये दोस्त वही बैकर कम्युनिटी और इसमें जो आपको टूरिस्ट हैं। गवर्नमेंट का कोई कांटेक्ट कुछ नहीं, नहीं? ये मैं बिल्कुल इसलिए नहीं पूछ रही हूँ बिल्कुल क्योंकि नहीं यही है। तो इमरान खान साहब का ख्वाब था कि वो किस तरह से मुल्क को ग्रीन क्लीन बनाना चाहते हैं, तो वो फायदा उठा सकते हैं सैफुल्लाह साहब जी मैं वहाँ पे इसलिए समानी को मैंने इसलिए वो किया है कि वो सरसब्ज़ हिल स्टेशन है और वहाँ पर नमी ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा हैं। और इसके अलावा मैं सिर्फ इमरान खान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो तजदीद जंगलात का आपने महकमा बनाया हुआ है, आप इसकी जगह पर आग रोकने का एक महकमा बना दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे ये जो जंगल हैं ये दोबारा से खड़े हो जाएंगे। ये जो साल में 2 दफ़ा पहाड़ी इलाकों में आग लगती है, उसकी वजह से लाखों करोड़ों जो हैं वो पौधे जल जाते हैं और जो बड़े 200 साल के जो चीड़ के और देहार के दरख्त हैं वो भी उसकी नज़र हो जाते हैं। तो ये करोड़ों अरबों रुपए का जो हमें नुकसान हो रहा है, इसके बजाय एक ऐसा महकमा बनाएं जो आग के ऊपर काबू पाए। वेरी नाइस, अच्छा मैसेज दिया आपने सैफुल्लाह कश्मीर साहब। आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप कश्मीर से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आए और बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छी अवेयरनेस आप लोगों में फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल यही जो अवेयरनेस है, और हम भी अपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में आज इस टॉपिक को रखने का मकसद यही है कि हम भी अवेयरनेस फैलाएं कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को आप साफ रखें और रिसाइकलिंग की तरफ जब आएँ तो फिर भी बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखें। और जिस तरह से सैफुल्लाह काम कर रहे हैं दरख्त लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्लीन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेगी तो इनकी हेल्प भी होगी और ये अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरह से रन कर सकेंगे। तो अभी बहुत कुछ है हमारे पास। अभी हम अपने चलेंगे नाज़रीन से शेयर स्टूडेंट्स करेंगे। की तरफ, कुछ बना रहे हैं वो मजे मजे की चीजें एक ब्रेक के बाद। और आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बार फिर खुश आमदीद। कितनी मजे की बातें की हैं आज हमने। माहौल को साफ सुथरा कैसे रखना है, दरख्त लगाएं, खुशगवार अपने माहौल को बनाएं इर्द गिर्द के, ये बातें तो हमने कर ली। अब हम बात करेंगे रीयूज की। जी हाँ, रिसाइकलिंग की भी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, और अब हम रिसाइकलिंग रीयूज के, आप अपने घर की पुरानी चीज़ों को किस तरह से दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं और घर की डेकोरेशन के पीसेस बना सकते हैं, खूबसूरत चीज़ें आप उसको बना सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन इन पुरानी चीजों में इंसान बिल्कुल नहीं आते। लाइक आपके घर में जो इंसान पुराने हो गए हैं वो इसमें नहीं आते। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो सिर्फ बेजान चीजें, मैं समझी नहीं इस बात का क्या मतलब, मैं समझी नहीं इस बात का बाद मतलब। में समझाता हूं। अभी हम चलते हैं, ये हमारे साथ एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुका आप है। इनसे जरा गपशप करें। और मैं बड़ा इश्तियाक से देख रही हूँ ये क्या बना रहे हैं, इतनी खूबसूरत। पहले इस तरह की जो चीजें होती थी, ये मिट्टी से कुछ बना रहे हैं। यस, क्या बना रहे हैं आप? सर ये मैं एक पॉट बना रहा हूँ, जिससे अपना सिरामिक्स में मिट्टी से जो चीज़ें बनती हैं, उसे हम पोल्ट्री वगैरह कहते हैं, तो वो चीज़ें मैं बना रहा हूँ। इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, राउंड में रहकर कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जार बना सकते हैं, वेसल बना सकते हैं। तो ये मिट्टी से बना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मिट्टी से बना रहे हैं। मिट्टी में क्या आपने ऐड किया? मिट्टी में कुछ भी ऐड नहीं किया, ये सिंपल हमारी मिट्टी है जो लोकल हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। वैसे इस मिट्टी में कुछ ऐड नहीं किया आपने? नहीं, इस मिट्टी में कुछ भी ऐड नहीं किया। पानी के साथ आपने बनाया है? जी बिल्कुल, पानी के साथ इसको मैं बना रहा हूँ और ये पीस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो शेप देना चाहूँगा इसी के साथ मैं इसको अपना शेप भी देना शुरू करूँगा। अब ये देखें कि आम मिट्टी का इस्तेमाल, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को बड़ा खास पैदा किया है। ये हुनर की बात होती है, हाथों से, हाथों का ये हुनर। शख्स अभी बिल्कुल। अच्छा, इस मिट्टी में ना कुछ ऐड किया ना कुछ निकाला है? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जैसे हमें मिलती है वैसे ही हम इसे यूज़ कर रहे हैं। वैसे मिट्टी और भी काफ़ी किस्म की है। खास मिट्टी है ये या आम मिट्टी? ये आम मिट्टी है जो हमारे पाकिस्तान में पाई जाती है। ये पॉट अभी बन जाएगा, मैं बड़ी एक्साइटेड हाँ, हूँ जी, जब ये बिल्कुल। कंप्लीट होगा। ओके, चले आप इसको कंप्लीट करें। अभी हम चलते हैं इन स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने बड़ी मजे मजे की चीजें बनाई। और वाह, ये क्या क्या बना रहे हैं आप? कुछ अच्छा लगे जमील तो लेते आइएगा, मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। एक मिनट, आप इनके सुपरवाइजर हैं? आपने कुछ नहीं बनाया, आप इधर साइड आप देख रहे हैं ये सारे सही काम कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये वो वुड है जो हम लोग समझते हैं कि वेस्ट हो गई, फेंक दी हमने। अच्छा, तो हम इस तरह की पीसेस इकट्ठे करते हैं और उनको इस तरह के कुछ
डिफरेंट वॉल हैंगिंग या टेबल, छोटे साइज़ के टेबल्स 2020 के वो बनाते हैं और मार्केट में उन लोगों को दे देते हैं जो ओके अपना काम मतलब करना चाह आप रहे हैं। लकड़ी के इन पीसेस जो छोटे छोटे होते हैं इनको इनसे आप डिफरेंट चीजें बनाते हैं। ओके ये क्या बनाया आपने? ये एक वॉल हैंगिंग टाइप है, ठीक है। ये डिफरेंट वो वुड है जो हम लोग समझते हैं वेस्ट है और एंड ग्रेन्स हैं इसके ना। अच्छा बेसिकली ये वुड के तो बिल्कुल ये end इसको grains यू हैं। कहाँ इसको लगेगा? वॉल्स पे लगा सकते हैं आप ड्राइंग रूम में कहीं भी आर्ट पीसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आप एक दफ़ा ही एक इस तरह का पीस मिलेगा, आपको बार बार उस तरह की कटिंग नहीं मिल सकती। अरे वाह ये तो दुकानदारों वाली बात कर दी आपने, लेकिन खैर नहीं, आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम इस बात को। और ये आपका काम करने का जो basically- ध्यान और दिल है वो भी इसी तरफ है कि आप लकड़ी के पीसेस को use बेसिकली करें। मैं खुद फर्नीचर डिज़ाइनर हूँ, अच्छा तो इसलिए मेरा जो फोकस है वो ये चीज़ है कि क्यों हम लकड़ी को समझते हैं कि वेस्ट हो गई, इतने दरख्त काट रहे हैं, ओके ज़ाया कर रहे हैं हम। आप जरा साइड पे हो, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ। बैठ जाएं आप, इधर ही बैठ जाएं। ये साहब जो थे इन्होंने तो लकड़ी से सारा काम किया है। धागे का काम हो रहा है। दुआ क्या है? धागे का काम हो रहा है। धागे का काम। मैं कह रही हूँ कुछ अच्छा लगे तो लेते आइएगा। ओके क्या नाम है आपका? शेख नूर बलोच। और वाह वो जो वहाँ बैठ के मैंने सबसे पहला नाम लिया था वो आपका लिया जी, था? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, वाह क्या बात है, क्या बना? शाह हक नूर। शाह हक क्या नूर, ये हक से क्या चीजें बना रहे हैं बनाते आप? होंगे। नहीं सर, ये पुरानी बोतलें हैं जो भी मतलब वेस्ट हैं, मैं उनको डेकोरेशन पीस के हिसाब से उनको बना रहा हूँ एज अ डेकोरेशन पीस। यार ये कितना खूबसूरत बनाया है ये ये जरा दिखाएं। वाओ क्या बात है। दागों से। अच्छा ये इन्होंने एक बॉटल जो हम फेंक देते हैं, हाँ ये उस रिबन उसको किया, इन्होंने उसको use किया। रस्सियां लगाई हैं, फिर कलरफुल धागे ऊपर लगाए हैं और फिर उसमें एक प्यारा सा फूल है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा लगा। मैं बहुत आज तुम्हें दिखाता है तो मुझे बता देना कौन कौन सी चीज उधर देखे हमें। सेट का हिस्सा बनाते हैं उन चीजों को, है डन हो गया। अच्छा तो ये क्या इन ढक्कनों से क्या कर रहे हैं? इसके अब मैं बास्केट बना रहा हूँ, एक बास्केट। क्या बना रहे हैं? बास्केट बना रहे हैं। अच्छा। बास्केट बना रहे हैं। ये सारा मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है इन ढक्कनों से बनाएंगे? नहीं इन ढकने इधर मतलब वो इधर डेकोरेशन पीस हो जाएंगे। ये लगेंगे ना। अच्छा तो किस चीज से बनाएंगे वो ये बास्केट? सारे ये आइसक्रीम स्टिक नहीं, इनके साथ ये आप एक लकड़ियों के गिलास साथ में सारा चीज मिलके अच्छा एक अच्छा बास्केट अच्छा बना अच्छा दूंगा। अरे वाह वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। ये देखें जी इससे बनेगा अभी ये देखें आइसक्रीम स्टिक भी है, और अगर आप कहीं सफर में जा रहे हो डिस्पोजेबल चाय कहीं से पिए तो चीनी हिलाने के लिए भी देते हैं आपको ये, ठीक है। बहुत और से उसके use बाद है हम इसके। इसे फेंक देते हैं। डॉक्टर के पास जाए तो ये जुबान पे रख के आपका गला भी चेक करते हैं ठीक है, फिर ये फेंक देते हैं। ओके इससे बनेगी जी बास्केट। अच्छा ये माइक आगे पास करें आप और जरा सबसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, क्या नाम है आपका? अबिहा इकबाल। आप क्या बना रही हैं? मैंने अभी ये स्टॉकिंग नेट का फूल बनाया है, ये जो बोतल के अंदर लगा हुआ है। अच्छा ये sunflower है, जी। अच्छा ये फूल आपने बनाया? जी। किस चीज से बनाया ये? ये नेट यूज़ करके और सिंपल वायर जो हमारे घर में मोस्टली वेस्ट आती है, कोई भी नीचे से आप लकड़ी की स्टिक लेके ना उसके ऊपर रैप करके आप उसको फूल बना ये सकते हैं। फूल वाओ वेरी हैंडमेड है, मतलब लाइक खुद बनाया गया? अभी बनाया आपने बैठ जी के? बिल्कुल अभी बनाया। क्या क्या इसमें चीज आपने इस्तेमाल की? इसमें नेट यूज़ होती है। नेट की जगह आप कोई भी अगर आप खिंचावदार कपड़ा जो होता है ना और ये वो आपने यूज़ कर ये सकते हैं। एंड्स में क्या है? ये वायर, सिंपल वायर। और इस सारा इसकी ये और नीचे डंडी भी आप वायर है? जी वायर है। लेकिन आप डंडी की जगह उसकी लकड़ी को भी आप रैप करके यूज़ कर सकते हैं, जो वेस्ट मटेरियल कहीं भी आप रास्ते में मिल रहा है। ओके और क्या बनाया आपने? और अभी हम ये पर्स बनाने लगे हैं। घर में कोई भी पेपर्स तो हर एक के घर में होते हैं, उसको आप थोड़ा सा मोटा दिखाएं गत्ता पर्स टाइप किस का तरह करके। बना रहे हैं अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है। ये आप किससे गत्ते से बनाने जी लगे हैं? गत्ता यूज़ करके डोरी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप सेबा यूज़ करें। घर में अक्सर मतलब सिलाई वगैरह कपड़े हाँ, सबके घर में हाँ। सिलते हैं, तो कोई लैस वगैरह डोरी वगैरह कुछ ओके। भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके इसके ओके 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 और क्या बनाया आपने? और भी कुछ बनाया? साथ। अभी फ़िलहाल अभी फिलहाल यही बन रहा है। ओके आगे चलते हैं जी। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शीज़ा मुख्तार है। आप क्या बना रही हैं? इनके साथ हेल्प कर रही हैं आप शायद? हाँ ये जी, ये मैंने बोतल बनाई है। ओके ये दिखाएं जरा। दुआ ये मोती तुम्हें बड़े पसंद है, ये देखो पर्ल की तरह है ना। ऊपर रिबन का फ्लावर बनाया है। नहीं या ओके। मुझे दूर से ऐसे लग रहे हैं। हाँ ये देखो ना, तो ये भी धागे के साथ इन्होंने बनाया है, बॉटल के सेबे के साथ वो उसे- नहीं होता रस्सी सेबा। रस्सी। ओके
उससे बनाया, बहुत खूबसूरत है। nice. ये हम वो वहाँ पे भी रख सकते हैं। बिल्कुल, ये आज सारी चीजें हम सेट पे डिस्प्ले करेंगे और हर रोज एक मैसेज जाया करेगा हमारे देखने वालों को, क्योंकि इर्द गिर्द की चीजें जो आप समझते हैं कि ये खराब हैं, उनको खराब नहीं समझना चाहिए, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रीयूज किस तरह से हो सकता है और रिसाइकिल कैसे हो सकता है। बड़ी मजे की चीजें बन रही हैं। बिल्कुल, बड़ा मजे का भी, खूबसूरत भी लग रहा है। अच्छा, तो आपको कोई कहता नहीं है, लाइक आपके फ्रेंड सर्कल में, घर वाले, बेटा क्या ये फजूल चीजें आप लेके बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं? मेरी मम्मा कहती हैं कि तुम्हारे घर में तो बस कचरा ही पड़ा रहेगा। तुम कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं करती, उसको लेके बैठ जाती हो। साथ ये भी कहती होंगी, बेटा घर का काम कब करोगी, है कचरा लेके बैठी रहती हो। ओके, साथ कौन है आपके? अरूज। ओके, आप क्या बना रही हैं? मैंने ये एक हैंग करने के लिए वॉल पे ये बनाया, लाइक अच्छा, ये सब ने बॉटल्स क्यों बनाई है? कोई खास वजह है? ये सबसे आसान है? नहीं, लाइक बॉटल्स इज समथिंग कि आपके घर में बहुत इजीली अवेलेबल मटेरियल होता है। तो अगर हम इनको हमारे जैसे मतलब बैल्कनीज होती हैं, उन पे भी अगर हम इनको हैंग कर दें तो ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। और दूसरा ये कि मैं एक पेन होल्डर बना रही हूँ, एक आइसक्रीम स्टिक से पेन होल्डर। अच्छा, ये देखिए, ये पेन होल्डर बन रहा है, लेकिन ये इन प्रोसेस है। ये देख, ऐसे ये यहाँ से यूं ऊपर लंबा होता जाएगा। ये भी आप स्टिक्स ही बना रही हैं? अच्छा, आप सब जो है वो ये स्टिक्स हो गए, बॉटल्स हो गई, ये सेबे, रस्सियाँ, लकड़ी के पीसेस और ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप दोबारा से बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, बट इनको हम ज़्यादा इसलिए करें बिकॉज ये मतलब बिल्कुल इजीली अवेलेबल होता है। मतलब हर घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। हाँ। प्लास्टिक की बॉटल्स भी तो होती हैं घर में? प्लास्टिक की बॉटल से बना सकते हैं। ओके, वो मैटर आगे चलते हैं जी, आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सद्दाम हसीब। हाँ, सद्दाम हसीब। सद्दाम हसीब, क्या बना रहे हैं आप? सर मैं तो सुबह उठा हूँ तो आते हुए मुझे कुछ जो भी मिला मैं साथ उठा के ले आया। कहाँ से मिला? तो हॉस्टल में बेसिकली रहता हूँ मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ, तो ये लकड़ी कोई दरख्त से टूटी होगी, टहनी उठा के ले आया आप? तो ले आया, तो अभी जो मुझे अच्छा लग रहा है, लाइक मैं बनाता जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता एंड प्रोडक्ट क्या होगा। आई थिंक अच्छा, आप लोग इस तरह शुरू कर देते हो, काम एंड में जो निकलेगा वो फिर आप देखते हो, यार ये तो बड़ा मजे का लग रहा है। आई थिंक टैलेंटेड बच्चे हैं ये, है ना? कि चीजों को डिजाइन पहले सोचते नहीं है उसके। हाँ, जरूरी नहीं है, 2-3 तरीके होते हैं काम करने। ये देखिए जी, आई थिंक द मोमेंट अभी जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो जरूरी है। सो अच्छा, तो आपका भी जो हॉस्टल का कमरा है सारा इसी तरह कचरे शचरे से भरा हुआ है? बहुत सारी चीजें लगी हुई। वो जो आपके फेलोज हैं, रूम फेलोज हैं, वो तो बड़ा तंग होते हैं। वो भी आर्टिस्ट ही हैं, तो उनको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनको खास फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ आप पे? सर शौक तो बेसिकली मैं गया था यूटी लाहौर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ मैंने देखा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, लाइक मज़ा नहीं आ रहा था। हाँ। तो देयर इज समथिंग जो बार बार डिपिक्ट करती थी, जब भी आर्ट कॉलेज के पास गुजरता था तो एक झटका सा लग जाता था। अच्छा, तो मुझे लगा कि लाइक यही करना है। आई थिंक जिस काम में आपको मज़ा आता है, जो आपका फैशन होता है, उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस काम से आप लोगों, सबसे ये सवाल है, इस काम से आप कमा किस तरह सकोगे, अपना घर किस तरह चलाओगे? एक सवाल है ना, बहुत से लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के आजकल तो बहुत ज़्यादा लाइक ये हो गई है चीज़ें। माइक वैसे ये लगा हुआ है। मैं एग्जीबिशंस वगैरह से, क्योंकि आजकल तो प्रमोट किया जाता है इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं उनमें होममेड चीज़ें ही हम लोग मतलब बेसिकली ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, ताकि नॉर्मल उनकी प्राइसेस भी कम होती हैं और वो अच्छे मतलब चीज़ें बन जाती हैं, रिसाइकल होकर। सेल भी हुआ है आपका, लोग खरीदते हैं? हाँ, एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे सेल। कुछ कहना चाह रही हैं? लोग खरीदते भी हैं? जी, मैंने खुद अपना एक पेज बनाया हुआ है फेसबुक पे, और मैं इंस्टाग्राम पे भी मतलब चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ, और इसके अलावा आप OLX पे अपलोड कर सकते हैं और मेरी अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। उसमें कोई प्रॉफिट एग्जैक्टली, वो बहुत प्रॉफिट बचता है। मतलब अगर मुझे 500 की भी मेरी चीज़ें लग रही हैं तो मेरी इजीली वो 2000-3000 की सेल हो जाती है। वाह। इधर जरा देखें क्या खूबसूरत बने, मेरा दिल इतना कर रहा है और मुझे अट्रैक्ट कर रही है ये। अरे वाह, एक काम करते हैं, तुम आओ यहाँ पे, देखो ये किस तरह बन रहा है। मैं मट्टी से अट्रैक्ट हो रही हूँ एक्चुअली।
बल्कि इसको ट्राई क्यों मेरा ना दिल करें? कर रहा है कि मैं इसको सीखूं, ये बड़ी महारत के साथ बना रहे हैं। ओ क्या ये करके देखो जरा, आप कर करना एक चाहें मिनट तो करें बिल्कुल जरा, एक मिनट करें इसको। कैसे आप इसको स्पंज चाहिए? ये स्पंज है जी, बिल्कुल। अच्छा। इसको गीला करते पानी के साथ और इसके ऊपर आराम से आप जो है ना दोनों हाथों का फोर्स इक्वल लगाकर पीस को आप ऊपर उठाएं। अब अच्छा, इसको आपने एक shape- हाथ से ऊपर उठाना है और दोनों एक हाथों से दोनों हाथों से ये ऊपर उठाना है। आपने दोनों हाथों का फोर्स जो है ना इक्वल लगाना है, ठीक। तो ये बराबर रहेगा, नहीं तो आपका अनबैलेंस हो जाएगा ये। करो अच्छा, ट्राई, जरा उठते हैं आप यहाँ से। जी जी हाँ बिल्कुल, आप आए, बिल्कुल ट्राई करो करें। ट्राई। चलें, थैंक यू। मैं अगर ये ना हो कि खराब हो गया तो कोई बात नहीं, सॉरी। दोबारा बना लेंगे। करो ट्राई। अच्छा, इसको अंदर से जी जी हाँ, इसको पकड़ के सॉरी, ये मुझे आता नहीं था। नहीं, कोई मसला नहीं, ये प्रैक्टिस ठहरे ही होगा। ठहरे 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 एक सेकंड जी, अपने मैं हाथों इसको को stable रखें। और हाँ जी, ये देखें मैं और ठहरे, सॉरी, ये आप मुझे अपनी तरफ मत बुलाएं क्योंकि ना नीचे से लाओ, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से। ये देखें जी, ले जी, ये ग्लास वाओ, बनाना था और इसको ये देखें, दुआ अच्छा, ने ये एक practice से जार आता है। बना ये दिया, practice इसमें आप है, जी, मछलियां बिल्कुल। रख सकते हैं। अरे वाह क्या मजे का बना यार दिया। ये इतना मजे का काम है, ये देखें। थोड़ा और बड़ा करो इसे। अच्छा, थोड़ा और इसमें ना बहुत जोर चाहिए एक्चुअली। जी बिल्कुल जोर चाहिए, और आप अच्छा, अपने ये बालों मैंने को गिलास स्टेबल से- रखें। ग्लास से पहले वो पॉट बना, पॉट से अभी एक टोकरी बन गई, इसमें आप फ्रूट भी रख सकते हैं। ओके, और बड़ा करो इसे। नहीं, अब ये बहुत खूबसूरत पॉट बन गया। जी बिल्कुल। आप इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकती मैंने हैं। गिलास से ये क्या बना दिया, रुक अच्छा, जाए चलो, तो अब मैं इसको जरा सीधा करो। shape देख- नहीं आपको इनको पता है? यहाँ से बंद कर दे। ठहरें जी, अभी इसकी क्या आए जी, एक मिनट रुको। आए जी, दिखाएं कैम देखें जरा, ये देखें जी, बहुत क्या बात है। खूबसूरत शाहकार बनाया। ये मैं घुमा के दिखाता हूँ, एक मिनट ठहर हाँ, जाओ, ठहर ठहरें। जाओ। अच्छा, इसको ऐसे करके इसको सीधा कर सकते नहीं, रोटी इस नहीं है तरीके से ये। कर सकते ये देखें जी, ये पीने की जगह यहाँ से हैं। नहीं, इसको हम वैसे ये बड़ी महारत की बात है। इसको देखो यूं मैं जोड़ दो हैं। है। जी बिल्कुल, ये तो है। रोटी खराब हो गई है, उसको जोड़ दो। नहीं ओके नहीं, जी। वैसे ये बहुत महारत का काम है और ये वही कर सकता है जिसके हाथ में अल्लाह ताला ने इस काम को जी, करने का बिल्कुल, जी, हुनर बिल्कुल। दिया होता है। बिल्कुल ये तो प्रैक्टिस से, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना आपको काम बेहतर होता जाएगा, अच्छा होगा आपका काम। चलें, आप इसको दोबारा से बिल्ड जी, जी, करें, हम बिल्कुल, फिर मैं दोबारा से। अच्छा, आप जरा, मैं ये हाथ साफ कर लूं अगर ये हाँ। इजीली हो सके। दो लेकिन टिश्यूज मेरे लिए भी लेती आना, दो टिश्यूज मेरे लिए भी लेती आना। अच्छा, ये स्प्रे से क्या कर रहे हैं आप? स्प्रे की मेरे ख्याल में काफ़ी जगह पे आपने यूज़ किया, इन ढक्कन्स में भी हुआ है, इन पे ब्लॉक्स पे भी हुआ है। इनके ऊपर सिर्फ लेकर हुआ है जो उसका नेचुरल कलर था उसको एनहांस करने। अच्छा, माइक कहाँ है जी? माइक दिखाएं, ये पड़ा। ये माइक पे भी धागे ना लगा देना आप लोग, ये ले। जो बेसिकली जो इसका कलर है ना उसका नेचुरल, मैंने उसी चीज़ को ही इनहेंस करने के लिए, जिस तरह इसका जो प्योर कलर था वो ये था। अगर आप इसको देखेंगे उसको back थोड़ा से, शाइन मिले, उसको शाइन में ले हैं। ये दो डिफरेंट वुड्स हैं, एक ज़ेब्रानो है और दूसरी ऐश वुड है। जो ज़ेब्रानो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट होती है और हम इसकी कदर नहीं करते बेसिकली, और हम इसको फेंक देते हैं, जला देते हैं अक्सर लोग। अच्छा जी, इन बच्चों से एक मैसेज और भी हमें मिल रहा है, जिस तरह अभी इन्होंने कितनी खूबसूरत बात की कि वो चीज़ें, इनकी इन चीज़ों की ना हम कदर भी नहीं करते। कदर इन अ सेंस के लाइक बस उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। आपके टिश्यू रोल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो रोल होता है गत्ते का, वो हमने कितनी वीडियोस भी लाइक देखी हैं, लोग कितना उनको रीयूज़ करते हैं और कितनी मज़े की चीज़ें बनाते हैं, ज्वेलरी बॉक्स बना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब देखो ना, ये भी इसी तरह की चीज़ें, कितनी मज़े की चीज़ें बना रही हैं ये लोग। क्या चाहिए इसको? तुम्हें क्या पसंद आ अब रहा मैं है? ये रिस्क नहीं ले सकती। पहले उन्होंने इतना खूबसूरत गिलास बनाया हुआ था और मैंने उसको प्याला क्या बना दिया, तो यहाँ मैं नहीं कह सकती कि मैंने भी सीखना है, मैंने भी बनाना है। ये हैंडमेड है। वाह, कार्विंग हुई थी इसकी प्रॉपर, 2-3 डिफरेंट वुड्स को जोड़ा था और उसकी हाथ से कार्विंग हुई है चीज़ें। ओके, माइक में बताएं। ये 2 डिफरेंट वुड्स को जोड़ के आपस में, उसके बाद इसकी हाथ से कार्विंग करके इसको एक पीस बनाया है। इसको एज अ स्टैंड भी, इसके अंदर अगर आप होल्ड कर दें तो एक पेन होल्डर भी टाइप यूज़ कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, क्या बात है। तो इसके लिए कोई खास किसी चीज़ से आप इसको शेप में लाते होंगे? इसको लकड़ी शेप को करने के लिए, लाने के लिए कुछ टूल्स हैं, चीज़ल्स हैं डिफरेंट किस्म के, उनसे यूज़ वो करते हैं। मशीनें हैं या हाथ से करते हैं? हाथ से भी हो जाता है, मशीन्स भी हैं, लेथ मशीन है उनसे हो जाता है। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मैं ये सारी चीजें उठा के उस टेबल पे रख दूँ जरा खूबसूरत लगेंगी। ये और माइक बेटा, हम ये जरा दूसरा माइक सवेरे पाकिस्तान में जो अपने नाजरीन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द नकारा समझने वाली चीज़ों को नकारा मत समझे।
ये ओके बॉटल जी, जो कुछ तैयार हो गया ना वो लाइव जरा दिखाएं हमें दिखा दें। दुआ उन पे कब्जा करना चाह रही कब्जा करना चाह रही हूँ लेकिन बनाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब हुआ है। अभी तक सिर्फ बॉटल्स हैं। क्या बात और क्या है? अच्छा, इस लाओ, ये बॉटल में blocks भी के लिए आप फ्लावर्स और कुछ रख सकते हैं। ये किसने बनाई है? आपने? अच्छा, इसमें भी आप फ्लावर्स और इस तरह की चीजें रख सकते हैं। इधर ना रख दे। नहीं, मेरा ख्याल यहाँ रखना चाह रहे हैं आप? उस टेबल पे रखना है, इस टेबल पे रखना है। और वाह, आप इसको जिस तरह रख वैसे लकड़ी वाले। और क्या क्या बना है? ये दो मेरे पास है। अरे वाह, अच्छा, ये हैंग, ओके, ये हैंग। यार बॉटल्स के अलावा भी देना कुछ। ये देखें जी, ये सारी वो चीजें हैं जिनको ये क्या हम हेयर कैचर बनाया हुआ है? समझते हैं कि ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आएंगी, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बन गई हैं। अच्छा दुआ, ये देखो ग्लास टूट जाए या कोई बाउल टूट जाए तो ये बना सकते हैं आप। ये देखिए, ये क्या बनाया है? ये अखबार लगा के ना उस पीस पे वाह, तो ऊपर मोती लगा दी। ये देखिए, क्या बात है। ये देखिए, अच्छा है, खूबसूरत है। ये भी टेबल पे रखें जरा जी। अच्छा मैं इनको यहाँ जरा डेकोरेट करती हूँ, आप चीजें वहां से ले आएं। ओके, पत्ते पड़े मैं थोड़े से ले आऊं। ये इनसे कार्ड से क्या करना है आपने? अब आप फिर इससे भी गिलास कुछ बनाने बना रहा की कोई? कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक। अच्छा, वो इससे बना रही हैं आप। ओके 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 ओके। और वो जो मैंने जोड़ा है ना वुड को, उसको सिर्फ और सिर्फ एल्फी यूज़ किया और कोई ज़्यादा मटेरियल नहीं है। हार्डली उस पर 200 लगे होंगे बस। अरे वाह। और ये अगर आप फॉर सेल लगाएं तो कितने का बिक जाएगा? ये जो है, ये वन पीस आइटम जो लेते हैं ना, जिनको अपना ऑफिस में वन पीस आइटम के यार मेरे पास पड़ा हुआ है और किसी के पास नहीं पड़ा हुआ, ये उन लोगों के लिए काम है। जिस तरह मैंने थीसिस जो मेरा किया था, टॉपिक था, वो म्यूज़िक से रिलेटेड था। अच्छा। तो उसमें भी इस तरह का ही प्रोडक्ट था। वो वन पीस बन सकता है, दोबारा रेप्लिका नहीं बन सकता उसका। अच्छा। क्योंकि वो इस तरह के, मैं टाउनशिप मार्केट, इचरा, ये बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको वेस्ट वुड बहुत ज़्यादा मिल जाएगी फेंकी हुई। लोग उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग दरख्त की डेली कटिंग इतनी सारी हो रही है कि इससे अच्छा आप इस तरह का पीस बनाएं और इसको सेल आउट करें, आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। सही। तो ये ढक्कन किसके पड़े हुए हैं? बॉटल के जो ढक्कन, ये कौन इस्तेमाल कर रहा है? इनको माइक दें जरा। ये ले माइक। क्या लगा, कहाँ लगाना है इनको आपने? के ऊपर लगा दूंगा, डेकोरेशन। ये क्या बन रहा है भला? क्या बन जाएगा? बास्केट बन रहा है, जो बास्केट बन रहा है। ये दीवार पे लगाएंगे या वैसे रखने के लिए? टेबल पे रखेंगे, सारा चीज वगैरह रखने के लिए। अच्छा ठीक है, छोटी छोटी चीजें रखने के लिए एक बास्केट बन रही है। ओके। अच्छा। और ये पता है किससे बन रही है? वो जो फ्रूट वाली पेटियां नहीं होती वाह, जिसमें फ्रूट आता है मंडियों में। यस, लकड़ी इस्तेमाल की भी यूज कर रहा हूँ। ये वो वाली लकड़ी है, पेटियों वाली, जिनको अक्सर फेंक देते हैं, जला देते हैं, नकारा समझते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि अभी ये बच्चे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और ये चीज़ें बना भी रहे हैं और कुछ हमने डिस्प्ले भी कर दिए हैं जो इन्होंने अभी यहीं पर बैठकर बनाई हैं। और ख़ास तौर पर जिस गिलास को मैंने पॉट बना दिया है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। यकीन करें, जब मैंने बनाया मेरे कंट्रोल में भी वो मिट्टी नहीं आ रही थी, उसको पुश तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह ताला की सलाहियतें सबको नहीं मिलती हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मेहनत तलब काम है। ये बच्चे भी देखें कितनी दिलजोई से, लगन से काम कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं। तो अभी हम इजाजत लें? बिल्कुल, दिल नहीं कर रहा ना, सीरियसली जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन इतनी मजे की चीजें हम एंजॉय करते हैं। फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक देना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।